Hello and welcome to Krishna Coaching. मैं सचिन गोयल. I welcome you in this session of Indian National Freedom Movement. आज मैं आपको 1944 onwards का इतिहास करवाने जा रहा हूँ. जैसे कि पिछले सेशन में हमने जहां स्टॉप लगाया था वहां हमने ये बात की थी कि अगला टॉपिक होगा हमारा वेवेल प्लान. ठीक है जी. तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा. 1944 का इवेंट है ये. I would like to share my screen with you people so that I can make you understand the things in a better way. So here it is. शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवेल प्लान क्या था, समझिए ध्यान से. शिमला कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अच्छा महत्व है इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में. ठीक है. क्योंकि जो देश का बंटवारा हुआ, जो टूटा, वो कौन कौन से इवेंट्स थे जो आगे चल के जिसका रिजल्ट ये निकला कि पार्टीशन हो गई इंडिया की. तो उसमें काफी अहमियत देते देते हुए ये चीज आती है कि शिमला समझौता क्या था. शिमला समझौता समझिए. किसने शिमला में कॉन्फ्रेंस रखने का प्लान सामने रखा? वो थे हमारे देश के गवर्नर जनरल कम वाइस रॉय लॉर्ड वेवेल. लॉर्ड वेवेल. तो इसीलिए इसको हम वेवेल प्लान भी कहते हैं. ठीक है जी. और अगर मैं एग्जैक्ट डेट की आपसे बात करूं तो वो क्या होगा, 1944 में ही 1944 में ही आए थे लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय बनकर. ठीक है जी. और 25 जून, जी हाँ डेट लिख लीजिएगा, 25 जून. डेट्स याद करने को जरूरी नहीं होती. 25 जून 1944 वेवेल लिख लीजिए. वेवेल कॉल्स शिमला कॉन्फ्रेंस. शिमला कॉन्फ्रेंस. Shimla Conference in a bid to form the Executive Council of Indian political leaders. शिमला कॉन्फ्रेंस का एम क्या था कि जो गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल बने, ठीक है, उसमें होने चाहिए इंडियंस, यानी कि इंडियन पॉलिटिशियंस. लेकिन सभी नहीं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो है CNC की, यानी कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ. कमांडर एंड चीफ या एंड चीफ भी इसको बोला जा सकता है. कमांडर इन चीफ. ठीक है. यानी सेनापति. ये हमेशा कोई ना कोई ब्रिटिशर ही रहेगा. दिस शैल नॉट बी एन इंडियन पॉलिटिशियन. तो ये एम था लॉर्ड वेवेल का. वेवेल प्लान ये था. और शिमला में सभी इंडियन पॉलिटिशियंस को इस बात पर एग्री करना था लॉर्ड वेवेल को. हुआ क्या सजेशन था? टू सेट अप अ न्यू एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कम वाइस रॉय. गवर्नर जनरल की एग्जेक्टिव काउंसिल with only Indian members. The Viceroy and Commander-in-Chief would be the only non-Indian members of the council. इन दो के अलावा सभी इंडियंस होंगे. ठीक है जी. It would work under the existing constitution, but the door was open for discussion of new constitution. जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से देश की सरकार चली. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मैक्सिमम प्रोविजंस ऐसे थे जो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाए. जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन, जैसे कि डायरकी एट द सेंट्रल लेवल. ये दो बहुत बड़ी चीजें थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वही एक्ट है जो 3 RTC के बाद बना था, जो कि साइमन कमीशन
जो कि साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर जो 3 आरटीसी में फैसला लिया गया उसके हिसाब से बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज के प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो बेस है वो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हुआ क्या, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड किया कि मुस्लिम लीग के ही पास एब्सोल्यूट चॉइस होनी चाहिए इन चूजिंग द मुस्लिम मेंबर्स, सो ही रिजेक्टेड द प्लान गिवन बाय लॉर्ड वेवल। इसकी वजह से वेवल प्लान जो है वो विफल रहा और सक्सेस नहीं मिली। क्लियर? अब जो कॉल किया गया था वो 1944 में किया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस को, और जो कंडक्ट हुई थी वो 1945 में हुई थी। अब 1945 के अलग कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बताने चाहिए। सबसे पहला हो गया हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और जो सेकंड है इसी को हम कहेंगे वेवल प्लान। मैं बता चुका हूं 1944 में कॉल किया गया था, 1944 में कॉल किया गया था और 1945 में हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस। और 1945 में क्या हुआ, ठीक है। अगला काम था वर्ल्ड वार 2 का एंड हो गया। जैसे ही ये एंड हुआ, ये कैसे हुआ था वो बता देता हूं। जब जापान और यूएसए आमने सामने आ गए, they jumped into the war and then they came in front of each other. जापान ने अटैक किया यूएसए के पर्ल हार्बर को। पर्ल हार्बर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अटैक किया और कितने ही लोग मर गए। यूएसए गुस्सा आया तो अब उसने अटैक किया, ड्रॉप किया एटम बॉम्ब। 2 डेट्स 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। इससे पहले कभी दुनिया में वार के लिए एटम बॉम्ब का प्रयोग नहीं हुआ था। ये था हिरोशिमा शहर, हिरोशिमा, और ये था नागासाकी शहर। जो बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। ओके, बुरी तरह से हार गया जापान, उसने घुटने टेक दिए और हो गया एंड ऑफ वर्ल्ड वार। जी हाँ, एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। फिर एक बॉडी बनी ये चेक करने के लिए दोबारा वर्ल्ड वार ना हो, और उस बॉडी का नाम क्या था? पहले एक बॉडी होती लीग ऑफ नेशंस, उसी को चेंज करके बन गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? और 24 अक्टूबर 1945, जी हाँ, इसी को यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? और फिर उसके बाद अगला साल आता है 1946। 1946 सबसे मेन काम, इंडियन नेवल म्यूटिनी ऑफ द इंडियन नेवल रेटिंग्स इन बॉम्बे। इसको हम नेवल म्यूटिनी भी कहते हैं। नेवी के ऑफिसर्स ने ये किया था, तो इसको कहते हैं नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे। जो अंग्रेजों, बोलिए सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। बड़ी जल्दी बोला आपने। सर अभी अभी हुआ ये।
ये देखिए यहां तक हो गया था एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, यस यूएनओ फॉर्म हो गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 24 अक्टूबर 1945। क्लियर? उसके बाद यस 1946 में नेवी ने विद्रोह किया। ठीक है जी, नेवी ने विद्रोह किया सरकार के खिलाफ 1946, और यह है 18 फेब, डेट भी लिखवा देता हूं, 18 फेब, 18 फरवरी 1946 नेवल म्यूटिनी। इसी डिटेल्स पे जाते हैं हम, ये देखिए चलो मैं खुद ही लिखवा देता हूं, समझिए ये एक बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा था सभी उन लोगों को जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि नेवी ने ही हाथ खड़े कर दिए थे। और फिर उसके बाद ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए थे और 1946 में वहां पर क्लेमेंट एटली की सरकार यानी लेबर पार्टी की सरकार बन गई। जब एक बार लेबर पार्टी की सरकार बन गई तो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से भारत को आजादी रियलिटी में देने का फैसला किया और उसके ऊपर चलना शुरू किया। डेट थी 15 मार्च 1946। 15 15 15 मार्च 1946। ठीक है, क्या तरीका डिवाइस किया ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ने का? जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम था, प्राइम मिनिस्टर का जो नाम था वो था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट क्लेमेंट एटली। he announced Clement Attlee announced cabinet mission। कैबिनेट मिशन, इसे हम कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 भी कहते हैं। क्यों आया? टू प्रपोज न्यू सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन। भारतीयों की जो दिक्कत थी उसको नए तरीके से सॉल्व करने को कहा। कहां पहुंचा कैबिनेट मिशन? अराइव्स एट न्यू दिल्ली, अराइव्स एट न्यू दिल्ली। 24 मार्च को आया था, 24 मार्च 1946। ठीक है, और प्रपोजल सामने रखा 16 मई। इश्यूज प्रपोजल, इश्यूज प्रपोजल, प्रपोजल्स ऑन मई 16 मई को। ठीक है, और 6 जुलाई को सारी कांग्रेसी कमान जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में ले ली। 6 जुलाई 1946 जवाहरलाल नेहरू takes over as Congress president, takes over as Congress president। सारी बागडोर कांग्रेस की किसके हाथों में आ गई? जवाहरलाल नेहरू की। और नेहरू को इनवाइट किया वेवल ने 6 अगस्त 1945 को, क्या बनाने के लिए? इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है जी, लिखो ये सारी बातें 1946 की चल रही है। जवाहरलाल नेहरू invited by Webber to form interim government, interim government। और देश की सरकार इंटरिम गवर्नमेंट के हाथों में आ गई। इंटरिम गवर्नमेंट टेक्स ऑफिस
टेक्स ऑफिस 2 सितंबर को ऐसा हुआ था, सितंबर 2। ठीक है जी। और अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली मीटिंग थी ये 9 दिसंबर। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर प्रेजाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद। क्लियर? प्रेजाइडेड वर्ड लिखा है ये मैंने। क्लियर? और आगे चलते हैं। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, जो रियल प्रेसिडेंट बने थे बाद में, ठीक है, इलेक्शंस के द्वारा, उनका नाम था क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। और जो फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसको बॉयकॉट कर दिया। इसको बॉयकॉट किया किसने? बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड इट। ठीक है जी। और फिर डेट आती है फेब 1947, 20 फेब, देश आजाद होने वाला है। एटली अनाउंस्ड कि हम आजाद कर देंगे भारत को बाय जून 1948। एटली announced freedom of India before June 1948। जून 1948। ठीक है जी। और अब देश को आजाद करवाने के लिए एक ऐसे ही सूझबूझ वाले गवर्नर जनरल कम वाइसरॉय को भारत भेजा गया, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, ही जॉइंट लॉर्ड माउंटबेटन ज्वाइन कर लिया। इनका काम था पीसफुली कैसे 2 देश बनाना। ओके। और फिर माउंटबेटन ने अपना प्लान दिया 3 जून 1947 को। 3 जून 1947, और उसे हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान कि कैसे, किस चीज से डील करेगा ये प्लान, कि कैसे देश की करनी है हमें पार्टीशन। ठीक है, और फिर कैसे हमने करना है ट्रांसफर ऑफ पावर का फॉर्मूला। ट्रांसफर ऑफ पावर। और कब होगी ट्रांसफर ऑफ पावर? ऑन 15 अगस्त 1947। फिर फाइनली डेट आती है 2 डेट्स रह गई हैं। एक तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आया और फिर आजादी मिल गई। ठीक है जी। और हम इसे कहेंगे 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस इंग्लैंड का। ठीक है, और फाइनली दोनों हाउसेस से जब पास हुआ, उसे हम बोलेंगे पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। पूरी पार्लियामेंट ने कब पास किया इसको? पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 15 जुलाई 15। क्लियर? और फाइनली इसके एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 इंडिया विंस इंडिपेंडेंस।
ठीक है जी। कल मैं अगला टॉपिक जो करवाऊंगा वो कौन से करवाऊंगा, और आज के भी एक दो टॉपिक मुझे करवाने हैं, वो भी खत्म करता हूँ। वो हम करेंगे क्या, द टॉपिक शैल बी दैट ऑफ वेट, ये देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, बता देता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में काफी ज्यादा एक्टिव थी इंडियन नेशनल आर्मी। क्लियर, द आइडिया ऑफ नेशनल आर्मी वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन मलाया। पहला क्वेश्चन, कहां पर ये आइडिया आया था? मलाया में। किसको आया? कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे ये? एक ऐसे इंडियन ऑफिसर जो ब्रिटिश फौज में कार्यरत थे, मगर इनको बंदी बना लिया था जापानीज ने। और जापानीज ने क्या किया? जापानीज हैंडेड ओवर द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार टू मोहन सिंह। ठीक है, और उन्होंने इनको अपनी फौज इंडियन नेशनल आर्मी में रिक्रूट किया। ठीक है, 1942 तक 40,000 लोगों की आर्मी बनकर तैयार हो गई। ठीक है जी। और the outbreak of क्विट इंडिया मूवमेंट gave a flip to the Indian National Army। जैसे ही वहां पर हुई क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उससे एक प्लस साइन मिल गया इसको। और 1942 में कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन टोक्यो एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्म्ड। फिर बनी टोक्यो में मीटिंग हुई। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, और उससे बनी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। At Bangkok conference, Ras Bihari Bose was elected as president of the league। ये वही है जिन्होंने बॉम्ब गिराया था लेडी हार्डिंग एंड लॉर्ड हार्डिंग पर। सुभाष चंद्र बोस escaped to Berlin 1941 and set up Indian League। इंडियन लीग बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, 43 में he arrived at Singapore। Earlier he had left the Congress after having differences with Gandhi and formed the Forward Bloc। भारत में उन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, इनके डिफरेंसेस थे महात्मा गांधी से। ठीक है जी। देन किसने हेल्प की सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस की? वो थे रास बिहारी बोस। ओके, फिर एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन्होंने बनाई विद द हेडक्वार्टर्स एट रंगून एंड सिंगापुर। इस लेवल की सोच थी इस ट्रू पैट्रियट की सुभाष चंद्र बोस की। ये वही है नेवल म्यूटिनी की बात अब मैं करूंगा कि कौन कौन से मेन लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस के साथ इसमें। आईएनए कमांडर, इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर्स। ओके, ये आईएनए है, नॉट की नेवल म्यूटिनी। पीके सहगल, शाहनवाज एंड गुरबख्श ढिल्लों वर पुट ऑन ट्रायल। डिफेंस ऑफ आईएनए किसने किया? इन लोगों ने किया, जिसमें नेहरू, अरुणा असफ अली, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ भुल्लर जैसे ये सभी थे। ओके, मुस्लिम लीग आल्सो जॉइंड द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। 12 नवंबर 1945 was celebrated as INA Day। भारत में 1946 में आया था कौन सा प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान। इसी के तहत इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाकर बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ओके, तो एटली गवर्नमेंट अनाउंस्ड Feb 1946 the decision to send high powered mission of 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में। 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स कौन कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी आए थे क्रिप्स प्रपोजल लेके, और प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड A.B. अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। इन्होंने नेगोशिएट किया और पीसफुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर का क्वेश्चन डेलिब्रेट किया, डिस्कस किया। Britishers bid for a united and friendly India। They rejected the demand for a full-fledged Pakistan। पूरे full-fledged पाकिस्तान के आइडिया को इन्होंने खारिज किया। Then Congress demanded that power should be transferred to one center and that minorities demands
demands be worked out in a framework ranging from autonomy to majority. ये प्लान जो है, it failed on the issue of the nature of grouping. Congress wanted the grouping to be optional till the formation of the Constitutional Assembly. जिन्ना कंपल्सरी ग्रुपिंग चाहते थे, जिन्ना इस पर डायरेक्ट एक्शन डे की आवाज देते हैं, क्योंकि आजादी नहीं मिल पा रही थी तो अब उन्होंने वॉयलेंस का सहारा लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें आई, सारी सीटें जीत के ले गई कांग्रेस। ठीक है, देन ही वाज वेरी मच अफ्रेड, क्योंकि 273 सीट्स में से 209 जीत गई कांग्रेस। ठीक है, ही वाज अफ्रेड ऑफ अ टोटल एक्लिप्स। ओके, जिन्ना ने अपनी जो प्लान को एक्सेप्टेंस दी थी उसको वापस ले लिया। ओके, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की धमकी दी और भड़के दंगे कलकत्ता, नौखाली एंड गुरमुक्तेश्वर वर द स्टॉर्म सेंटर्स, जिन्होंने पाकिस्तान डे भी सेलिब्रेट किया on 27 मार्च 1947। Then next, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई पीएम के कहने पर, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है जी, और ये आइडिया किसके थ्रू रूट हुआ था? गवर्नर जनरल कम वाइसरॉय। ठीक है जी, मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। ओके, लॉर्ड वेवल ने लीग को समझाया कि वो ज्वाइन कर जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना सेशन शुरू किया, राजेंद्र प्रसाद उसके प्रधान बने। ठीक है, बाद में यही राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, और लीग डिड नॉट अटेंड इट। लियाकत अली खान ऑफ मुस्लिम लीग वाज मेड द फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, एटलीज स्टेटमेंट 30 जून 1948 को फिक्स कर दिया गया for transfer of power, even if the Indian portion had not agreed by that time. Or British power and obligations vis-a-vis the British states would relapse. Mountbatten was to replace Wavell. Wavell को हटाया, कौन आया? Mountbatten। ठीक है, partition of the country। ठीक है जी, next, Mountbatten plan। देश को दो टुकड़ों में बांटने के लिए इनको एक्सपर्ट को भेजा गया। ओके, he was very decisive and quick। ओके, और his task was to explore the option of unity or division। ठीक है जी, then माउंटबेटन प्लान आया, 3 जून प्लान, जिसने पार्टीशन की बात की। 2 डोमिनेंट बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इंडिया के अलग, पाकिस्तान के अलग। और 15 अगस्त को पावर ट्रांसफर हो जाएगी, और वो हुआ भी। ओके, प्लान वाज पुट इन इफेक्ट। ओके, देन पार्टीशन भी हो गई 2 तरफ से, बंगाल की तरफ से और एक पंजाब की तरफ से। क्लियर? नेक्स्ट, Sylhet resulted in incorporation of that district in East Bengal। प्रिंसली स्टेट्स को मौका दिया गया या तो भारत को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को। ओके, बाउंड्री कमीशन बना सर साइरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। ओके, क्या था माउंटबेटन प्लान? फर्स्ट डिवाइड इंडिया एंड देन, ठीक है, डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी, कि ज्यादा हिस्सा भारत के पास रहेगा। ओके, पंजाब और बंगाल असेंबलीज बने। ओके, would meet in 2 groups, Hindus and Muslims, to vote for partition। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो गया, इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस। क्लियर? खत्म होता है आज का सेशन यहीं पर। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी?
Should I end the session here? Class end.